सबसे पहला सवाल आप ही से शहजाद पूनावाला जी। देखिए, बहुत सारे ये सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर इन दोनों पर आपका पॉइंटेड जवाब चाहिए। सबसे पहले भारतीय सैन्य शक्ति के पराक्रम, साहस और शौर्य के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा कि अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस होगा। की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब न्यूक्लियर गीदड़ भपकी नहीं, न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंपों को और 11 मिलिट्री बेसेस पर हम हमला करेंगे। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब दिन में तारे नहीं, रात को उजाले दिखाए जाएंगे, सूर्योदय किया जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रेड, टेरर, टॉक्स और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, ये आज हमने स्थापित कर दिया। और एक बार और भी कही है राजनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोबेशन पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। परंतु देखिए, न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, हमारा देश का न्यू नॉर्मल अब स्थापित है। अब 26/11 वाली स्थिति नहीं है, पर कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पे अभी भी है। कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ के लिए था। कितने आतंकी मारे हुसैन दलवाई पूछते हैं। इमरान मसूद बोलते हैं कितने बॉडी बैग्स लाए गए। उदित राज बोलते हैं सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, धर्म देखकर मारा गया, सांप्रदायिक नहीं था। अजय राय और चन्नी जी ने तो सबूत मांगे थे, रफाल का मखौल उड़ाया था। आतिशी मारलेना बोलती है, जिनके पिता और माता जी ने अफजल गुरु का समर्थन किया था कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं मानी। अरे 65 में मानी क्या, 71 में मानी क्या, 99 में मानी क्या। और देखिए ना, 2 शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान बोले एक ही जुबान। मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है या डीजे आईएसपीआर, समझ में नहीं आता। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जो फिर से प्रमाण मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी मांगा था। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए लास्ट 10 सेकंड लेता हूं। कांग्रेस और पाकिस्तान में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों डिलुलू में है। डिलुलू पता है क्या है? डिलुलू एक पार्टी है 99 जीतती है तो बोलती है हम जीत गए, और दूसरा है 9 आतंकी कैंप दबा हो गए, 11 मिलिट्री बेस पर हमला हो गया और बोले हम जीत गए। तो देखिए यहां पर दिखेगा, कहीं सुप्रिया कहीं शाहबाज एक ही एनर्जी से काम करते हैं। चलिए अजय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए। अमीक मनमन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मानते हैं। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए और साथ ही ये वक्त है एक आवाज भारत से जाए। जो शाहबाज कह रहा है उसकी भाषा हम देश के अंदर क्यों बोले कि हम हार गए? पहले भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में, और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम सब मिलकर के, पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े थे, देश का सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला? जब देश उत्साह में था, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है या देश, इस देश में लीडर है या ये डीलर है? डीलर नहीं चाहिए इस देश को, लीडर चाहिए। पराक्रम सेना का है, उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सेना के पीछे छुप करके कुछ लोग इस देश में राजनीति और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, वो सुन लें। ये देश सदियों से मजबूत रहा है, आज भी है और सदियों तक मजबूत रहेगा। 140 करोड़ देशवासी, जब भी देश पर संकट आएगा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न आएगा, हम सब साथ होंगे, सेना के साथ होंगे, अपने विचारों को, अपने मतभेदों को भुला करके देश के साथ होंगे। देश पहले है, देश के बाद कोई है। 10 सेकंड। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं
अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं, भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सेना के साथ हो, मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो, या सियासत के साथ हो या देश के साथ हो? राष्ट्रहित प्रथम है, राष्ट्रहित आगे है और राष्ट्रहित आगे रहना चाहिए। देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रंप चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रंप चचवा का कितना मानेंगे। ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। परंतु मैं बताता हूं मध्यस्थता क्या होती है। मध्यस्थता वो होती है जब चाचा नेहरू जाते हैं 1948 में और कश्मीर सौंप कर आते हैं यूनाइटेड नेशंस को पटेल जी के खिलाफ जाकर। जब 1966 में ताशकंद में मजबूर किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को जाने के लिए और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर किया जाता है। जब आईडब्ल्यूटी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया जाता है, आज उसी आईडब्ल्यूटी को हमने लात मारा और अजय बांगा यहां पर थे, उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं, इंडिया को जो करना है करो। इसको बोलते हैं मजबूत नेतृत्व। में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब मुझे बताइए कि 71 में आप देश के दुश्मन को न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे, ये किस प्रकार का आपका रवैया था? आज मुझे बताइए, और मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी। और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिपीटेड टॉक ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। सुनिए, किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे? बीच में नहीं। एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है। होने दीजिए। देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। दूसरी बात, ये कहते हैं 54 सैनिकों की बात। 77 में आपकी सरकार आई थी भाई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी उसमें मंत्री थे, अडवाणी जी मंत्री थे। 2001-2 के बाद जब कारगिल युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें मुशर्रफ इस दिल्ली में आए। क्या इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर किए थे? हाँ या ना? बीच में हाँ या ना? बीच में नहीं बोलता। हाँ या ना बोलिए ना। हाँ या ना क्यों नहीं बोल पा रहे? सच बोलते हैं। सच स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना भाई। 71 के बाद क्या आपने ऑफर किया था? हाँ या ना? सुना रहा हूं आपको। 77 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं ये काम किया? फिर 2000 में वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड जब मुशर्रफ और वाजपेयी जी में समझौता हुआ, क्लियर कर दिया कि नहीं वहां कोई 54 सैनिक जो है नहीं थे। ये जाकर देखिए, पढ़िए, पढ़ते नहीं है आप। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डील की बात की है। मैं न्यूक्लियर डील पर किताब लिखा हूं, भारत की अमेरिका संबंध और परमाणु संबंध पर। ये गलतफहमी मत यहाँ पैदा कीजिए, झूठी बात। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का काम इंदिरा जी का था। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का नाम बात अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और न्यूक्लियर को विश्व में भारत को स्थापित करने का काम मनमोहन सिंह का था। ये तो न्यूक्लियर के डर गए। 99 में भी न्यूक्लियर इंडिया थी, अटल जी ने नहीं डरा। मैं तो अटल जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी दिक्कत हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, फिर क्यों मुझे लग रही है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी प्रॉब्लम है। मोदी जी की गान इतनी ज्यादा हो गई है कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत है। ऐसा मनमोहन सिंह से दिक्कत हो सकती है, इंदिरा जी से दिक्कत हो सकती है, अटल जी से क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अटल जी से क्यों दिक्कत हो रही है? अटल जी के बारे में जानते हैं? बोलने में जवाब ले लूंगी। 2 लाइन का, सिर्फ 2 लाइन में टोक दूंगी।
इंदिरा गांधी जी ने ये हमारे न्यूक्लियर पार्क को ऑफर किया था, ये 2013 में सामने आया और अखबारों में छपा कर ये गलत था, तो उनकी सरकार का उस समय का स्टैंड बता दे, उस समय का स्टैंड बता दे, क्या था उनकी सरकार का स्टैंड, उस समय का स्टैंड बता दो कि आपने खारिज किया इसको। इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर पार्क को ऑफर किया था। आइए जांच करवाइए, सर्वदलीय बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। मोदी जी को कहिए। उपाध्याय जी, प्रोफेसर उपाध्याय जी, आपने इतना झूठ बोला है कि मैं अगर उसका जवाब देता रहूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ऑन द फैक्ट, ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, आगरा में कोई समिट जो हुआ था उसमें कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। इस बात को आप लोग चेक करिए, ये झूठ बोलते रहते हैं। मैं बताता हूं, समिट के बारे में आप लाल जानते कृष्ण हैं। आडवाणी गृह मंत्री थे, मुशर्रफ से बात हो रही थी तो कहा कि हम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के अपराधी को सौंप देते हैं। बोला मुशर्रफ ने कोई दिक्कत नहीं, आडवाणी जी ने छूटते हुए कहा दाऊद इब्राहिम को पहले सौंप दो, फिर इनको ये पता नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ था? मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। आगरा समिट में यह बात हुई थी कि आपके देश में जितने सैनिक हमारे हैं आपको लिस्ट दी जाती है, आप उनको सौंपिए। चूंकि पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने नंगा होता कि 1971 से लेकर के अब तक उन्होंने रखा हुआ है हमारे सैनिक को, वो मुकर गया और आगरा समिट के बाद कुछ हुआ नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। आप यह भी चेक करिए कि भारत में सबसे पहले किसने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। वो एनडीए की सरकार का स्टैंड था, मनमोहन सिंह का नहीं था ये कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। ये तो टेरर से 2008 में जब हमला हुआ मुंबई पे और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम हमला कर सकते, ये डर गए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने झेला, इतना डरपोक नेतृत्व झेला। आज जब ये इंदिरा गांधी वर्सेस मोदी जी की तुलना होती है मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जितने इनके प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब फुस निकले। उनकी तुलना नहीं होती इंदिरा गांधी से। अब तुलना होनी नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी का समय अलग था। मेरा क्या कहना है कि जब राष्ट्र युद्ध के माहौल में हो और जब राष्ट्र एक लड़ाई लड़ रहा हो भीषण और दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उसको उभरना है, अभी कि युद्ध चल रहा था तो आप पीओके ले लेते। तो मेरा कहना, खड़े होने के पहले एक मेनू कार्ड बता के देते थे हमें, ये मेनू कार्ड है, पीओके लोगे तो तुम्हारे साथ है, पीओके नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ नहीं है, नौ ठिकाने उड़ाओ। अरे सरकार की रेस्तरा समझ लिया आपने सरकार को? ये कैसे खड़े हैं? दिक्कत क्या है इनकी? आप देखिए, जिस दिन 9 ठिकाने उड़ाए भारत ने, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, ऐसा उजड़ा हुआ राहुल गांधी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इतनी दबी हुई आवाज राहुल गांधी की जीवन में नहीं देखी थी, क्योंकि उसका भी जवाब मिला। इनकी गंदी देखिए, दिमाग में तुम्हारे जैसे कमजोर मिश्रा जी, दिमाग का इलाज कराइए, दिमाग का इलाज कराइए। पीएम बता सकते थे, ये तरीका ठीक नहीं। मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर उपाध्याय, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, क्यों मैं नहीं जब बोला? भी मिर्ची लगाता हूँ ये लोग पॉपकॉर्न की तरह, मेंढक की तरह कूदते रहते हैं। मैं मिर्ची बहुत अच्छा लगाता हूँ, आपको भी बेनकाब करूंगा। मैडम को चुप कराइए पहले, आप चुप होइए पहले। आपको मिर्ची लगती है, बाद में बात करेंगे। आप समझिए, उसको पहली बार राहुल गांधी जी को एहसास हुआ, अरे ये देश तो बहुत मजबूत लोगों के हाथ में, वो थोड़ा घबरा गए। वो इंतजार कर रहे थे ताका झाकी कुछ मिले। अब मैं सीरियस टॉक पे आता हूं। देखिए, युद्ध जीतने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, युद्ध को टाला भी जाए, युद्ध को ना भी होने दिया जाए और दुश्मनों को डरा भी दिया जाए। जो भी सरकार ने संतुलित फैसला लिया है, दुनिया की मीडिया लिख रही है कि भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया ने परखा, दुनिया ने देखा और चाइनीज मिसाइल सब फुस उड़ गया। चीन भी एक्सपोज हुआ इसमें, इनको दर्द हो रहा है इस बात से। तो मेरा कहना है कि भारत जब महाशक्ति बने और कांग्रेस देश के खिलाफ बात करे इस माहौल में, तो देशवासी को सोचना है कांग्रेस के बारे में। अखिलेश जी ने, सवाल सुन लीजिए, अखिलेश जी ने कहा है कि जीत का जश्न मनना चाहिए, सीज का नहीं। लेकिन ये फैसला तो सरकार और सेना ही करेगी ना कि हमें अगला कदम क्या करना है या नहीं करना है। काश ऐसा होता कि हमारी सरकार फैसला करती तो आज हम लोगों पर कोई देश में जो 140 करोड़ लोग बैठे हैं इन्हें दुख नहीं होता। माइक ऊपर। मैं सिर्फ एक बात इतना ही कहना चाहता हूँ, हाँ। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, क्योंकि जंगों का फैसला, स्ट्राइक का फैसला पॉलिटिकल फैसला होता है। उन्होंने आदरणीय राहुल जी से, एलओपी से, माननीय अखिलेश जी से, पूरे देश की पार्टियों से बात करा और पूरे देश ने एक स्वर में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहते हैं। हमारे बहनों का जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा है, उनसे भारत को इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ना है। हमारी फौजें आगे गईं,
पूरा देश एक स्वर में, पूरा पक्ष, पूरा विपक्ष, इतना समर्थन तो इंदिरा जी को भी नहीं मिला होगा जितना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ऐसा मौका था कि पीओके जो आतंकवाद की भट्टी है, पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, उसको नेस्त नाबूद करके हमको वापस आना था। हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो कह रहा है कि हम 24 घंटे से दोनों सरकारों से डील कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर रहे थे, तब हमने ये फैसला लिया, भैया फौज को आगे भेजा। भारत सरकार की तरफ से, रूबियो से, डोनाल्ड ट्रंप से कौन नेता था जो डील कर रहा था कि सीज फायर हो? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है हमारी सेना तो जंगी नहीं लड़ रही थी, तो सीज फायर काहे बात का हुआ? चलो यहां से आगे आ जाओ। देखो, पाकिस्तान जितना बड़ा खतरा है, आज हमें मालूम है कि सबसे बड़ा खतरा उसके साथ जो देश खड़ा है वो चीन खड़ा है। हम आज अगर आपस में लड़ेंगे, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, ईश्वर न करे, माइक 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 कल कोई ऐसा दिन दोबारा आया क्योंकि पाकिस्तान पलटेगा। अगर हम ऐसे डिवाइड हो गए तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो आज क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए एक ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, पूरे देश को इकट्ठा करें और खुद प्रधानमंत्री उस मीटिंग का चेयर करे और हम दोबारा ये फैसला करें कि जो आतंकवादी देश है, और हम दोबारा एक बार सोचें कि इंदिरा जी ने, जब अमेरिका ने यूएसएसआर के जरिए दबाव बनाया बांग्लादेश के मामले में, तो इंदिरा जी नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब मरहूम हमारे, उन पे दबाव बनाया अमेरिका ने, उन्होंने डील नहीं करी। भारत का कौन सा नेता है जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से डील कर रहा था कि सीज फायर हो? पूरा देश के में गुस्सा है, एक एक नागरिक गुस्सा है कि हमारी फौजों को वापस क्यों बुलाया गया। तो ये कौन नेता था? उस नेता का नाम बताओ।